हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सन 2025 क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न, जिसे आज हम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुविकल्पी वाले। तो आइए सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। एलसीएम ए और बी दो संख्या दी है, उसका एचसीएफ 5 है और उसका एलसीएम 200 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसे बहुत ही सिंपल है। दो संख्या दी गई है, आपको इसका ए और बी का दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है इसमें, ए गुणे बी, ये दिया गया है ना, ए और बी का गुणनफल क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है, ए गुणे बी एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फार्मूला होता है। तो सीधा सीधा इसमें हम वैल्यू रख देंगे, ये फार्मूला ही होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फार्मूला हम सबको याद रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और अपना आंसर तुरंत ला लेंगे। तो ए और बी का एचसीएफ इक्वल टू कितना है, 5, और एलसीएम इक्वल टू कितना है, यहाँ पे एलसीएम 200। अब इसे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1 0 3 0 1000। तो हमारा आंसर 1000 आ गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए कितने आसानी से, कितने कम समय में हमने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और अपना दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, हम एक और आपको पेन ले लेते हैं, ब्लू पेन, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी, मतलब अच्छा लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर a√3, मतलब कि संख्या a/4√3, इसमें बताना है पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। देखिए टिक तो पहले से लगा हुआ है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं ये कैसे है, ये इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि ये लॉजिक आपको ऐसे ही रट लेंगे तो क्वेश्चन सवाल एग्ज़ाम में तो ये सवाल आनी नहीं है, दूसरी आनी है। तो अगर आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा दोस्तों ना, तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे और हम वही आपको सिखाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में फोड़ कर आएँ। और हमारा यही प्रयास है कि आप एग्ज़ाम में फोड़ें, और जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हमसे, वो जाहिर तौर पे है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे एग्ज़ाम। अगर 20 एमसीक्यू आते हैं तो उसमें से 19-18 करके आएंगे ज़रूर से ज़रूर अपने आप से। तो ये देखिए इसका हम क्या लॉजिक है इसका बताते हैं। 4√3, चलिए अब ये क्या है, देखिए सबसे पहले हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं क्या है, कैसे इसमें कैसे आप परिमेय, पूर्णांक, ये सब आपको ये लॉजिक थोड़ा वो करता होगा, डिस्टर्ब करता होगा। तो इसमें करना क्या है, एक सेकेंड हम ये खोल ले रहे हैं ऊपर। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, तो 4√3 है, इसमें एक गोला बनाएंगे जिसमें आता है सबसे पहले, फिर 2 गोला, 3 4 5, ये 5 गोला हमने बना दिया है। तो इसमें 5 गोले में सबसे पहले है, ये सबसे छोटी जो रहता है हमारा नंबर रहता है, होल नंबर रहता है, मतलब होल नंबर। तो ये सबसे पहले नहीं, शायद ये नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे से डैश करके ये रहती है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। फिर उसके ऊपर प्राकृतिक संख्या के ऊपर क्या आ जाता है, होल नंबर। और इसमें क्या हो जाता है, 0 1 2 3, ये 0 से शुरू होता है, बाकी सब यही रहता है लेकिन ये 0 से शुरू होता है होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आ जाता है आपका।
तो होल नंबर के अंदर ही ये नेचुरल नंबर आ जाएगा। और फिर उसके ऊपर क्या रहेगा दोस्तों, होल नंबर के ऊपर इंटीजर रहता है। इंटीजर आपको पता है इंटीजर का क्या हिंदी होता है, पूर्णांक होता है। तो इंटीजर पूर्णांक आता है। इंटीजर में क्या आता है, -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डैश डैश डैश, मतलब कि कोई पॉइंट में दशमलव में कोई मान नहीं रहेगा, ना बटे में कोई रहेगा, सिर्फ ये -1, -2, 0 ये सब आ जाता है। तो इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आ जाता है आपका। होल नंबर के अंदर क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर। और हमें कहाँ तक जाना है, इंटीजर। फिर उसके ऊपर क्या आ जाता है, उसके ऊपर रेशनल नंबर आ जाता है। फिर हमारा रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा, -2 पॉइंट, जो दशमलव में जितने होते हैं, दशमलव में माइनस प्लस सब, -2.5, 2.3 डैश डैश सब, ये 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 2.5 भी आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। मतलब कि होल रेशनल नंबर के अंदर, रेशनल नंबर में ये सारे नंबर आ जाएंगे। नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर नंबर भी आ जाता है रेशनल नंबर के अंदर। क्योंकि रेशनल नंबर देखिए ये सबको अंदर समेटे हुए है ना रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर की बाउंड्री है आपकी, ये रेशनल नंबर की बाउंड्री है। तो ये सबको अंदर किए हुए, मतलब रेशनल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर सिर्फ यही आएगा, होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। फिर उसके ऊपर इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, जो कटता नहीं है, मतलब कि जिसका मान दशमलव में आता ही जाता है। जैसे नहीं, किसी का मान हम सोचते हैं 2.1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ऐसे करके चलते चले जाते हैं। तो वैसे ही हमारा इरेशनल नंबर में आ जाता है। इरेशनल नंबर में क्या आ जाता है, जो कटता नहीं है, √2, √3, पाई, ई, ये सब इरेशनल नंबर है जो कटते नहीं है, ये टर्मिनेट नहीं होते हैं। जैसे कि √2 का क्या मान होता है, √2 का मान 1.44142 ऐसे डैश 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 करते चले जाते हैं। तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होंगे ऐसे, मतलब कि ये कभी कटते नहीं है पूर्णतः। वैसे ये क्योंकि इसे आप किसी संख्या से काटोगे तो ये इतने लंबे हैं, ये कटेंगे ही नहीं, ये पहली बात। तो इसीलिए ये मतलब किसी p/q फॉर्म में नहीं होते हैं, ये p/q फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इरेशनल नंबर हमारा क्या आ गया, √2। तो यही हमारा, ये आपको समझ में आ गया होगा, जाहिर सी बात है, ये वाला क्वेश्चन। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा हमने समय दे दिया है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना था ताकि आप रटे ना, ताकि समझें आप इसको। तो ठीक है, अगला अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हम इसको अगला दिखाते हैं। यहीं पे आप बने रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, अगला आ गया। अगला हमारा है बहुत सिंपल में, आपको हम समझा देंगे सारे क्वेश्चन, आप धैर्य रखिए। 20, 25 और 100 का एलसीएम है तो एचसीएफ का मान क्या होगा। मतलब 20, 25 और 100 है तो एचसीएफ का मान क्या होगा। मतलब कि 20 और 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ इसका क्या होगा। तो 20, 25 का एलसीएम ये है 100 है, तो एचसीएफ इसका हम ढूंढ लेते हैं। चलिए, कौन सा संख्या है, 3 है। चलिए, 20 और ये 25। तो बस एलसीएम एचसीएम में क्या करते हैं, हम गुणनखंड करते हैं, तो इसका फैक्टर कर लेंगे। तो इसका फैक्टर करते समय क्या आएगा, फैक्टर करते समय हमें 2 × 2 × 5, मतलब, और इसका क्या आ जाएगा, देखो ऐसे गुणा करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई लगेगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 आ गया। और ये 5 × 5, 5 × 5 आ गया। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ में जो कॉमन मिलता है उसी को लेते हैं बस।
तो HCF में 1 1 5 ये देखो हमारा कॉमन मिल रहा है, तो 1 5 सिर्फ आएगा HCF, इसका HCF 5 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है। LCM में क्या रहता है, LCM को चलो आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं ताकि आप एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आपसे कोई छूटे ना। मान लो इसका इन दोनों का LCM दे दिए होते, LCM तो ऐसे दिया, ये मान लो ना दिया होता LCM, इसका LCM निकालना होता तो कैसे करते आप? तब हम क्या क्या करते, 2 गुणे 2 गुणे 5 और इसका 5 गुणे 5, तो हम इसको मिलाते, जो मिल रहा है उसे एक बार, जो मतलब जो कॉमन हो रहा है दोनों में उसे एक बार लिखते। LCM में यही लिखा जाता है। LCM में जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखा जाता है और बाकी सबको एज इट इज उतार लिया जाता है। ये 2 उतार लेंगे, ये इसको भी उतार लेंगे 2, फिर इसको एक कॉमन मिल रहा है ना, दोनों में 1 1 है 5, तो इसको एक बार उतारेंगे, जो कॉमन मिलेगा उसी को एक बार उतारेंगे, बाकी सबको एज इट इज वैसे उतार देंगे, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी 5। तो ये हो जाएगा, कितना आ गया, 250, मतलब सॉरी ये आ गया, इससे 100 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 और 25 25 चौके 100, तो ये 100 आंसर आ गया। ठीक है, हमारी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो कंप्रोमाइज़ कर लेना, बट कॉन्सेप्ट में हम आपको बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर करते हुए जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट ए टू जेड बताएंगे, वो भी फ्री में, और आपको एग्ज़ाम से पहले इतना कैपेबल बना देंगे कि आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, या किसी से भी किसी प्रकार से आपको छोड़ने की क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्या बोलता है, तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों ये है। चौथा क्वेश्चन है 1 + x² + 6 = 1/10। तो x का मान इसमें पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा। तो ये इधर आ जाएगा 10 x² + 6, 6 उधर जाएंगे तो ये 6 माइनस में हो जाएगा, तो इधर 4 बचेगा, 10 - 6 x²। तो x² = 4, तो x इधर, ये इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा 4, तो इधर निकलेगा तो ये ±2। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम 5वें सवाल पे चलते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम, प्रयास यही रहेगा, और आपको समझ में भी आए ये भी प्रयास। 2x² - 8x + c, तो c का मान क्या होगा, मूल के बराबर है तो c का मान क्या होगा। ये इतना समीकरण दिया है, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है एक बार देख लीजिए, x² 2x² - 8x, देखिए हम दिखा रहे हैं 2x² - 8x + c = 0। तो c का मान क्या होगा, मूल बराबर है तो c का मान क्या होगा। चलिए इसको करते हैं। तो एक सिंपल सा वो जो इसकी स्टैंडर्ड ये जो इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण की, तो क्या होता है ax² + bx + c, आपने तो पढ़ा ही होगा। तो a बराबर इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, b बराबर क्या है, b बराबर -8 है, c बराबर c है, और इसमें दिया गया है मूल बराबर है। मूल बराबर है तो मतलब d = इसका जो है डिस्क्रिमिनेशन ये 0 होगा, मूल बराबर रहता है तो डिस्क्रिमिनेशन 0 रहता है, तो d 0 कर देंगे, d 0 कर देंगे। d क्या होता है, b² - 4ac, बस यहाँ पे मान रख देंगे। a का मान क्या रख देगा, b का मान -8 रख देंगे, तो 8 × 8 = 64, सीधा हमने रख दिया है। बाकी आप इसे रख के एक एक देख लेंगे। 4 a का मान क्या हो गया 2, c 0, तो यहाँ पे c का मान क्या हो गया
8 हटाएँ 64, तो सी का मान यहाँ से आ जाएगा 8। तो आप इसे कैलकुलेशन करके देख लेंगे काट के, सी का मान 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे, ये सी का मान 8 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन 5वें का 8 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, हम ये 7वें सवाल पे पहुंच चुके हैं। तो 7वां सवाल कैसे है? 7वां सवाल कह रहा है बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य है, मतलब द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 5x + 6। तो क्या हो जाएगा ये? इसका मतलब है x² - 5x + 6 = 0। तो क्योंकि इसका बहुपद शून्य है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन का मान 0 है। तो इसका मान 0 है, तो हम कैसे करेंगे? चलिए करते हैं इसको हम सॉल्व। हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ये 7वां है। x² - 5x + 6 = 0। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका फैक्टर, जाहिर सी बात है, फैक्टर करेंगे x² - 3x - 2x, मतलब कि ऐसा फैक्टर करें कि 6x² के बराबर आए और 6x² के इक्वल हो जाए। अगर मल्टीप्लाई करें, अगर ऐड करें तो -5x हो जाए। देखो ये -3x - 2x ऐड करेंगे तो 5x हो जा रहा है। हम जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमें और भी कवर करना है कम समय में। आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, तो हम चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ आप सभी। तो x इसके कामन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? x - 3, और फिर उसके बाद -2 कामन ले लेंगे, x - 6 = 0। तो x - 2, ये 3 होगा यहाँ पे, x - 2 x - 3 = 0। तो x = एक मान आ गया 2, एक मान आ गया 3। तो ये x = एक मान 2, एक मान 3। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 2 और 3, डी ऑप्शन। चलिए हम 5वां देखते हैं। 8 का 5वां, -5 - 6 किस चतुर्भुज में स्थित होगा? इसका हम इंग्लिश में भी पढ़ के बता दे रहे हैं। इन विच quadrant will the point -5 6 lies, मतलब किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है? तो हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में इसका? चतुर्भुज होते हैं, चतुर्थांश होते हैं 4। तो 8 हम जानते हैं, ये ऐसे बना लिए। हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी तो हम सबकी तरीके और रील के तरीके टिक करके बता देते, लेकिन आपको समझाना भी है तो इसीलिए बेहतरीन तरीके से इसे समझा रहे हैं। तो ये फर्स्ट हो जाता है, ये सेकंड हो जाता है, ये थर्ड हो जाता है, ये फोर्थ हो जाता है। मतलब ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें क्या होता है? सभी एक्स वाई के मान पॉजिटिव रहते हैं, एक्स वाई सभी पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें क्योंकि ये देखिए, ये एक्स है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये 0 यहाँ पे होता है। तो 0 की इधर 1 1 2 3 ऐसे ऐसे डैश डैश होता है, और इधर वाई के 1 2 3 डैश डैश ऊपर, और इधर माइनस रहता है, -1 -2 एक्स का मान -1 है, इधर -y का मान रहता है, इधर नीचे जाओगे -y का, ऐसा -2 -3 ऐसे ऐसे डैश डैश। तो देखो इधर x का मान यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा, x का मान किधर है? x का मान यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा, तो इधर भी x का मान पॉजिटिव है, इधर y का भी मान पॉजिटिव इधर। इसलिए इस वाले फर्स्ट चतुर्भुज में, इस चतुर्थांश में सभी मान पॉजिटिव रहते हैं। पहले वाले में सभी मान पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव सभी पॉजिटिव रहेंगे। और सेकंड वाले में देखें, सेकंड वाले में देखो x माइनस है, इधर देखो, इधर अगर ऐसे ऐसे कोई डैश डैश, अगर यहाँ पे कोई बिंदु होगा, यहाँ पे मान लो एक, और इधर से कोई ऐसे होगा, मान लो -2 कामा -3, तो y का मान पॉजिटिव है लेकिन x का मान निगेटिव हो जा रहा है। तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे -5 6, तो ये सेकंड चतुर्थांश में होगा, क्योंकि इसमें
y का मान तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन x का मान निगेटिव हो जाता है, तो इसका हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश -5, -5, कहाँ जाएगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं -5, तो ये -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इधर पीछे जाएंगे -5 हो जाएगा, है ना, इधर 4 हो जाएगा, ऐसे 5, इधर 6 हो जाएगा, ऐसे डैश डैश ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, तो इधर कहीं आएगा आपका पॉइंट, ये इधर, ये x का इधर -5 आ जाएगा और इधर से 6 आ जाएगा, इधर से डैश डैश, तो -5, यहाँ पे आपका पॉइंट रहेगा, तो इधर ये हो जाएगा सेकंड, तो ये सेकंड में आंसर हो जाएगा। आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, शायद आप किसी का एग्ज़ाम दे इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तब भी ये काम आएगा कॉन्सेप्ट, और आपके बोर्ड में तो काफ़ी काम आएगा ही, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं उनके लिए भी काम आएगा, जैसे दीर्घ उत्तरी रहता है तो उन सब में काम आएगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, काफ़ी समय लग रहा है, तो दिया गया है 9वें क्वेश्चन में, यदि वृत्त की त्रिज्या अल्फा तथा उसका एक चाप केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, देखो कौन सा क्वेश्चन है, 9 वाला क्वेश्चन है। तो चाप की लंबाई देखो, एक ये ऐसे सर्कल है, इसे बोल रहा है, ये इधर ये ऐसे, तो इसमें दिया है ये इसका एक चाप केंद्र कोण थीटा है, मान लो एक वृत्त की त्रिज्या ए है, मतलब त्रिज्या मतलब ये रेडियस ए है, इसका ए है, ये इसकी लंबाई ए है, एक चाप कोण थीटा अंतराल का, मतलब कि चाप पे कोई ऐसे करके ऐसे करके ऐसे यहाँ से रख के ऐसे कोई ऐसे खींचते हैं, तो यही इसी को कहते हैं हम चाप, ये इतने लंबाई को इसको चाप कहते हैं। और ये कितना बना रहा है कोण, थीटा बना रहा है बोल रहा है, तो इसकी लंबाई मुझे ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी, यही इसी को कह रहा है इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसका फार्मूला सबसे सिंपल होता है, फार्मूला इसका होता है, फार्मूला होता है इसके लंबाई का, फार्मूले के लेंथ का, फार्मूले के लंबाई का ये होता है, मतलब कि इसके चाप के लंबाई का फार्मूला होता है, क्या होता है, थीटा अपान 360, मतलब ये जो थीटा है, थीटा अंश का कोण बना रहा है, और 360 मतलब 360 डिग्री, फिर उसके बाद 2 पाई, आर क्या है, आर होता है, आर क्या है, रेडियस होता है, आर का रेडियस मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या यहाँ पे क्या दी है, ए दी है, तो आपका क्या आ जाएगा, पाई 360 2 पाई ए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन में आता है ये आंसर। 2, देखो इसे कैसे दिया गया है, 2 पाई ए आगे दे दिया गया है, 2 पाई ए, फिर उसके बाद थीटा अपान 360, तो ये किस में आया है, देखते हैं, 2 पाई ए थीटा अपान 360, तो मतलब कि सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया है। चलिए 10वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपको आवाज़ सही जा रही है बताना कमेंट करके। ये हमारा पहला वीडियो है आपको समझाने के लिए, ताकि आपका जैसा कमेंट रहेगा, जैसा इस पे व्यू आएगा, उसी हिसाब से जो भी कुछ आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा और बेटर करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, इस तरह समझाना चाहिए, तो हम आपको उस तरह समझाएंगे, आप बस कमेंट करके बताइए। इसमें दिए गए 2 ट्रायंगल हैं, ABC और DEF, 2 समरूप त्रिभुज इस प्रकार है, मतलब समरूप त्रिभुज मतलब जानते हो कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। दोनों ट्रायंगल में 2 भुजाएं कॉमन हो, मतलब 2 भुजा ऐसी, 2 एंगल ऐसे होने चाहिए जिस पे एक ही कोण बनता हो। हम आपको समझाते हैं, मतलब कि देखो सिंपल है बहुत, कोई ज़्यादा वो नहीं है। 10वां क्वेश्चन, डरने की बात नहीं है दोस्तों, बस बहुत सिंपल है, हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इधर बना लेते हैं। ये एक मान लो ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया हमारा,
ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल होगा डी ई एफ। तो इसका बोल रहा है एक ए बी ई मतलब इतना इतना बराबर, तो सी का मान, सी ट्रायंगल किसके बराबर होगा। तो बस हमें इसे फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। इसमें दिया है समरूप ट्रायंगल। समरूप त्रिभुज मतलब दोनों भुजाएं की, दोनों ट्रायंगल की दो कोण बराबर होंगे, समरूप समान होंगे। जिसके दो कोण बराबर होते हैं दो ट्रायंगल के, वो समरूप ट्रायंगल कहलाते हैं। जैसे मान लो ये दूसरा कोण हो गया इसके बराबर, मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और तीसरा अलग अलग, जिसके सभी कोण समान हों, वही समरूप ट्रायंगल होते हैं। जिसके कोण मतलब कि सभी समान हो। तो रखते हैं मान, हम ए का मान रख देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। चलिए ए का मान यहाँ पे दिया है 45 रख देते हैं, 45। ई का मान दिया है 56। तो यहाँ पे भी ये दोनों ट्रायंगल जहाँ पे डबल डबल है, तो ये दोनों ट्रायंगल समान है, तो ये भी हो जाएगा 56 हो गया। और ये 45, ये दोनों ट्रायंगल, ये देखो एक लकीर खींचे तो ये दोनों समान है, ये भी 45 हो जाएगा। तो हमें ये सी का मान बताना है यहाँ पे। तो सी का मान, एक ट्रायंगल के अंदर कितना होता है, एंगल कितना होता है, पूरा टोटल एंगल कितना होता है एक ट्रायंगल के, एक त्रिभुज के अंदर 180 होता है, 180 में अगर हम इन दोनों को घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो चलिए हम घटा देते हैं 45 प्लस 56। चलिए तो 45 प्लस 56 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 79। यही आंसर हो जाएगा सी का। तो ये सी का एंगल हो गया 79। ठीक है, ये इसमें 79 हो गया। ओके दोस्तों, तो चलिए आज हम 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला इस पे 10 क्वेश्चन अगला वो अगले वीडियो में आएगा। तो थैंक यू। आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताना है। ये पहला वीडियो है, तो देखते हैं अगला वीडियो पे जैसा कमेंट रहेगा वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, हमने एक्सप्लेन करके बताया, क्या दिक्कत है क्या कमियां हैं वो बताएंगे आपको। तो और बेहतर तरीके से हम आपको अगले 10 क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे, और किस टॉपिक पे आपका कमज़ोर है उस पर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।